आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg एंड द टेबल एज शोन इन द फिगर इज 0.2। कह रहा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक डू नॉट मूव। क्वेश्चन नंबर 45 से करना है हमको, वो क्वेश्चन सब हो गए हैं। तो 45 देखते हैं। कह रहा है ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विद द स्लोप एंगल थीटा। कह रहा है एक ब्लॉक है, एक गुटका है जो कि एक ढलान वाले तल पर रखा गया है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब ढलान वाले तल पे, और ढलान पृथ्वी से ढलान वाला कोण कितना है? थीटा है। कह रहा है ब्लॉक स्लाइड डाउन द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड। कह रहा है वो गुटका जो है उस ढलान वाले प्लेन पर नीचे की ओर नियत चाल से फिसल रहा है। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा ये हमको बताना है। तो सारे जो फोर्स लग रहे हैं उनको उसी हिसाब से संतुलित कर लेना है, इसके बाद आंसर निकल आएगा। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए द एक्सेलरेशन इज नलिफाइड बाय फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। तो ये कह रहा है कि जो त्वरण उत्पन्न होगा वो नलिफाइड हो जाएगा किसके द्वारा? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। जो गतिज घर्षण बल लगेगा उस ब्लॉक में उसके द्वारा, इसलिए वो नियत वेग से या नियत चाल से नीचे की ओर फिसल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना दिया है। ये कोई पृथ्वी का धरातल है, इससे थीटा कोण का ये ढलान बना हुआ है, और यहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ है यानी गुटका रखा है। तो इस गुटके पर कौन कौन से बल लगेंगे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगेगा, यानी इसका भार mg इस पृथ्वी के तल के 90 डिग्री पर नीचे की ओर लगेगा। ये ब्लॉक आगे की ओर चलेगा तो पीछे की ओर गतिज घर्षण लगेगा, पीछे की ओर लगेगा और आगे की ओर चलेगा। त्वरण इसका ए होगा। ये आगे की ओर चलेगा इधर को। त्वरण कह रहा है इसमें नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट हमारा पास में है थीटा के, तो पास में कास तो mg cos थीटा हो जाएगा, और ये दूर वाला है तो mg sin थीटा हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन ये इस तल के लंबवत होगी, तो इस ये नॉर्मल रिएक्शन को mg cos थीटा बैलेंस करेगा, और इस गति के कारण जो mg sin थीटा कंपोनेंट है, घटक है, इसको f के बैलेंस करेगा। तो देख लेते हैं। तो कह रहा है द एक्सेलरेशन इज नलिफाइड बाय फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। तो कह रहा है जो त्वरण इसमें होना चाहिए था उसको कौन खत्म कर देगा यानी नलिफाई कर देगा? ये गति के घर्षण पीछे की ओर लगेगा। तो कह रहा है mg sin थीटा इज फोर्स डाउनवर्ड। तो देखिए mg sin थीटा जो बल है ये नीचे की ओर लगेगा, जैसा हमने घटक तोड़ करके बना दिया। म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो म्यू के है हमारा ये गतिज घर्षण गुणांक है। म्यू के mg cos थीटा इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। तो म्यू के mg cos थीटा फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो ऊपर की ओर काम करेगा। इसको देख लेते हैं कैसे। तो देखिए एफ के है, एफ के इक्वल टू होता है म्यू के एन। तो ये हो जाएगा म्यू के, और एन बराबर क्या हो जाएगा? ये mg cos थीटा। एन mg cos थीटा को बैलेंस किया है तो एन बराबर हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि ऊपर नीचे गति नहीं हो रही
इसका मतलब n mg cos थीटा के बराबर, तो n की जगह mg cos थीटा रख देंगे। तो वही कह रहा है कि म्यू के mg cos थीटा इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर काम कर रहा है, तो ये n की जगह mg cos थीटा है, इसलिए कह रहा है। अपवर्ड का मतलब इस अपवर्ड की बात कर रहा है, एफ के इक्वल टू, क्योंकि इधर तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। एम जी साइन थीटा, आप देखिए एम जी साइन थीटा माइनस, अब ये जितना होगा एफ के कितना है, म्यू के एम जी cos थीटा माइनस म्यू के एम जी cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम ए के बराबर हो जाएगा। जैसा हम पीछे पढ़ते चले हैं कि ज़्यादा है तो ज़्यादा में कम घटा करके एम ए के बराबर कर देंगे अगर इधर एक्सीलरेशन होता तो। वैसे कांस्टेंट चाल से चल रहा है, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी cos थीटा इक्वल टू एम ए हो जाएगा। एम का मतलब मास और ए का मतलब एक्सीलरेशन। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है। अब एक रेखीय चाल में चाहे स्पीड का है चाहे वेग का है, एक ही बात है, क्योंकि दिशा तो बदल नहीं रही, तो एक्सीलरेशन हमारा 0 हो जाएगा। एस वी इज कांस्टेंट, मतलब कि वी हमारा कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन जब 0 हो जाएगा मतलब इधर का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा इधर चला जाएगा, तो माइनस म्यू के एम जी cos थीटा इक्वल टू, ये पूरा इधर चला जाएगा, तो माइनस एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये एम जी कट जाएगा पूरा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू के इक्वल टू, ये साइन थीटा और इधर वाला जाएगा नीचे तो cos थीटा, तो साइन थीटा अपन cos थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा। तो म्यू के इक्वल टू tan थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंसीडर ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर प्रति आवर। कह रहा है कि ऐसा सोचिए कि एक कोई कार है जो कि सीधी क्षैतिज सड़क पर चल रही है और उसका वेग कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.5। कह रहा है यदि सड़क और कार के टायर के बीच गतिज घर्षण गुणांक कितना है, नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है, 0.5 है। तो कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज। तो कह रहा है कम से कम दूरी बताइए जिसमें कार को रोका जा सके। जी की वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इस 45 नंबर क्वेश्चन के हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये फिगर बना लिए, मान लीजिए कार है, ये पृथ्वी की सतह है, तो इसका भार mg नीचे की ओर काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर काम करेगी। इधर को वस्तु जा रही है तो इधर को एक बल लगेगा जो गाड़ी को आगे ले जा रहा है, और उसी के विरोध में फ्रिक्शन बल पीछे की ओर लाएगा। इस तरह से चित्र बनेगा। लेकिन हमने पीछे जो क्वेश्चन किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी घर्षण बल की बात आती है और क्षैतिज तल पर कोई वस्तु चलती है तो ए बराबर म्यू जी होता है। ए बराबर म्यू जी, इसको याद कर लीजिए कि क्षैतिज सतह पर कोई वस्तु चले तो डायरेक्ट ए की जगह म्यू जी रख दिया करिए। म्यू जी घर्षण गुणांक जो है, स्थैतिक घर्षण गुणांक और ये गुरुत्वीय त्वरण। तो हमने सीधा क्या किया कि वस्तु चल रही है, अब उसको रोकना है, तो रुकने कितनी दूरी पर रुकेगी, इसका मतलब ये प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग रुकने के बाद 0 हो जाएगा। तो वही गति का तीसरा नियम लगा दिया, v² = u² - 2as। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वस्तु रुक रही है तो इसका मतलब कि उसमें त्वरण नहीं मंदन होगा, तो मंदन के लिए गति उसकी घटेगी, उसके लिए माइनस साइन लगा।
अब देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 गुणे 5/18 कर दिया, तो ये 18 से 72 कटा 4 बार, तो 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना हो गया? 20। तो यहाँ पर v अंतिम वेग है, 0 हो जाएगा क्योंकि वस्तु को रोकना है। प्रारंभिक वेग 20 का स्क्वायर हो गया -2 इंटू ए की जगह म्यू जी हमने रख दिया। म्यू की वैल्यू है 0.5 इंटू जी की वैल्यू है 10 गुणे यस हमको निकालना। तो ये इधर आ गया, तो ये माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये 20 का स्क्वायर हुआ तो 400 बराबर 10 में 0.5 का गुणा हुआ तो 1 आया। यहाँ पर 0.5 में 10 का गुणा हुआ हाँ 0.5 में 10 का गुणा हुआ तो 5 आया और 2 का गुणा हुआ तो 10 हो गया। तो ये 400 हो गया, इधर 10 यस हो गया, तो यस बराबर 10 इधर चला जाएगा बटे में, तो 400 में 10 का भाग जाएगा तो 40 मीटर आ जाएगा। 45 का बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है ए हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। कह रहा है एक बड़ी चेन है, जंजीर है, जो कि एक क्षैतिज मेज रखी गई है, उसके टॉप पर रखी हुई है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल सरफेस इज 0.25। कह रहा है कि जो जंजीर है और मेज है उसके बीच जो घर्षण गुणांक है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.25। कह रहा है देन द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैव ओवर वन एज ऑफ द टेबल इज। तो कह रहा है मेज से एक तरफ लटका करके जो चेन रखी गई है, तो कह रहा है अधिकतम कितना लटकाई जा सकती है कि वो गिरे ना, उसी में सधी रहे, ये हमको बताना है। तो इसको देखते हैं। तो पहले जो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा है लेट m इज द मास ऑफ चेन एंड लेंथ इज l। कह रहा है कि जो हमारे पास जंजीर है उसका द्रव्यमान m है और उसकी लंबाई l है। कह रहा है इफ y इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन। कह रहा है जो y है ये अधिकतम लंबाई है चेन की, which कैन हैव आउटसाइड द टेबल विदाउट स्लाइडिंग। कह रहा है जो y है ये अधिकतम लंबाई है चेन की जो मेज से नीचे लटक रही है और चेन फिसले बिना, वो लंबाई है। देन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चेन। तो चेन के इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा? चेन के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? द वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट मस्ट बी बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द पोर्शन ऑफ टेबल। जो ये भाग चेन का लटक रहा है, ये मेज और इस चेन के बीच घर्षण बल जो है उसके द्वारा बैलेंस होगा, कि इस पे जो लटकने वाला बल है mg, ये mg जो है ये घर्षण बल अगर बैलेंस कर लेगा तो ये यहीं पर टिकी रहेगी, नहीं तो फिसल के नीचे चली जाएगी। तो इसी दो भागों को हमें बैलेंस करना। तो देखिए y भाग तो यहाँ नीचे लटक रहा है, और जब y भाग लटक रहा है और पूरी चेन की लंबाई कैपिटल L है, तो ये भाग कितना बचेगा? y में घटा दें तो L माइनस y कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए ये आगे की ओर बढ़ेगी तो घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा, तो यह फल देखिए पीछे की ओर लगा है। Fl मतलब चेन में जो घर्षण बल है वो। अब यहाँ पर देखिए चेन की लंबाई तो L माइनस y है, लेकिन ये Fl क्यों लिखा है? Fl इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरी जो चेन यहाँ तक लटकी हुई है ये फिसले ना, इसके लिए जितना घर्षण बल है उसकी बात हो रही है। तो पूरी चेन के कारण घर्षण बल यहाँ पर काउंट किया जाएगा, तो वो होगा Fl। अब इतने भाग का जो
भार है वो डब्ल्यू डैश नीचे की ओर काम करेगा और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम करेगा आर, और इतना जो भाग है इसमें डब्ल्यू नीचे की ओर काम करेगा, ये चेन की लंबाई वाई है। तो इसको देखते हैं, तो ये डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ एल, जो ये लटक रही है चेन, अब इसको फिसलने से बचाना है तो ये जो भार है इसको घर्षण बल के बराबर होना चाहिए, तभी ये यहाँ पर स्थिर अवस्था में रुकी रहेगी, नहीं तो फिसल जाएगी। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एल कर दिया हमने। बट फ्रॉम फिगर, लेकिन अगर फिगर को देखा जाए तो क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू एम बाई एल वाई जी। तो यहाँ पर देखिए हमको पता है कि W इक्वल टू एम जी होता है, m पूरी चेन का मास होता है, लेकिन अब ये इतनी लटक रही है, इतने के कारण W है, और ये जो नहीं लटक रही है उतने के कारण W डैश। तो ये W केवल ये लटक रही चेन के कारण है, तो लटक रही चेन का द्रव्यमान कितना होगा, तो ये जितनी लंबाई है उसी के कारण होगा। तो जितनी लंबाई है y उसका गुणा कर दिया जाए प्रति मीटर की लंबाई पर, तो इसीलिए डब्ल्यू एम बाई एल कर दिया इंटू वाई जी कर दिया। फिर से समझिए, देखिए चेन पूरी चेन है, इतने के कारण डब्ल्यू है और इस पूरी चेन के कारण डब्ल्यू डैश है, तो हमको इतनी से मतलब है कि इतने का द्रव्यमान, मतलब एम कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो इतने का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान पूरी जो लंबाई है उसका प्रति कर दिया जाए, इतने का गुणा कर दिया जाए, तो m बाई एल इंटू वाई कर दिया, तो इतनी लंबाई का द्रव्यमान निकल आएगा। भाई पूरी लंबाई का द्रव्यमान में पूरी लंबाई का भाग दे दिया, पूरी लंबाई का द्रव्यमान कैपिटल एम है और हमको निकालना है इतनी लंबाई का, तो पूरी लंबाई का जितना द्रव्यमान है कैपिटल एम और पूरी लंबाई का भाग दे दिया, तो एम बाई एल हो गया, और इतने का निकालना है तो इतनी लंबाई का गुणा कर दिया, तो जितने पूरे का द्रव्यमान बटे पूरी लंबाई गुणे जितने का निकालना है उतनी लंबाई। इसको इस तरह समझिए कि चूंकि पूरी लंबाई एल है और पूरे का द्रव्यमान एम है, तो एल लंबाई का द्रव्यमान कितना है, एम, चूंकि एल लंबाई का द्रव्यमान एम है तो 1 मीटर की लंबाई का द्रव्यमान एम बाई एल हो जाएगा, इसलिए वाई मीटर लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, एम बाई एल इंटू वाई, तो वही एम बाई एल इंटू वाई कर दिया। जी तो है ही, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, तो जी तो रहेगा ही अलग से। इसी प्रकार आर इक्वल टू डब्ल्यू डैश, क्योंकि ये आर इसको बैलेंस करेगा तो आर इक्वल टू डब्ल्यू डैश होगा। अब ये डब्ल्यू इतना है तो डब्ल्यू डैश कितना होगा, वैसे ही एम एल लंबाई का मास एम, तो 1 लंबाई का मास एम बाई एल, तो इतनी एल माइनस वाई लंबाई का एल माइनस वाई का गुणा हो जाएगा, तो एम बाई एल एल माइनस वाई, और जी तो रहेगा ही क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, तो ये इतना आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसको निकालना है, कैसे निकालना ये भी आप लोगों को आना चाहिए। अब देखिए, सो दैट एफ एल इक्वल टू म्यू आर, अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये कितने के बराबर होगा, म्यू आर के, जैसे म्यू वन लिखते थे तो यहाँ आर लिखा है तो आर लिख दीजिए, तो म्यू, अब देखिए इतने के कारण म्यू एम बाई एल एल माइनस वाई इंटू जी, क्योंकि इतना ही मेज से टिका हुआ है, मेज से इतना पार्ट ही टिका हुआ है, तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एंड एफ एल इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब ये जो एफ एल की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन 1 में अगर रख दें तो ये आ जाएगा एफ एल की जगह इतना पूरा, तो म्यू एम बाई एल एल माइनस वाई जी इक्वल टू एम बाई एल वाई जी हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू इतना है और एफ एल इक्वल टू इतना है, तो डब्ल्यू की जगह इतना रख दिया और एफ एल की जगह इतना रख दिया, तो ये आ गया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एल से एल कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, तो एल म्यू एल माइनस वाई इक्वल टू वाई,
आर वाई इक्वल टू म्यू एल अपान म्यू प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.25 एल अपान 1.25 इक्वल टू एल बाई 5। ये आप लोग सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। 25 से 125 होता है, 25 पंचे तो कट के 5 आ जाएगा, यानी y बाई एल इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। एल से एल कट जाएगा तो y बाई एल इक्वल टू 1/5। अब इसको प्रतिशत में अगर निकाला जाए तो अगर 100 मीटर लंबाई हो तो उसका 5वां हिस्सा, तो 1/5 गुणे 100 यानी 20% हिस्सा होगा हमारा y बाई एल। इतना 20% हिस्सा अगर लटका दिया जाए तो ये मेज से फिसल करके चेन नहीं गिरेगी। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एल बाई 5 है, तो एल इधर जाएगा तो y अपान एल इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। तो y बाई एल का मतलब है कि y उतना हिस्सा है जितना लटक रहा है और एल पूरा हिस्सा है जितनी पूरी लंबाई है। तो जितना कितना हिस्सा लटकेगा पूरी लंबाई में वो निकल के आ गया 20%, यानी अगर एल 100 है तो y हमारा 20 होगा। तो 20% हिस्सा लटकाने पर ये चेन फिसल करके नीचे नहीं गिरेगी। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction। कह रहा है कि एक वस्तु है वो स्थिर अवस्था से नीचे की ओर फिसलना शुरू कर देती है और जो ढलान कोण है जिसमें फिसल रही है वो कितना है 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि वो 2 गुना समय लेती है फिसलने में। स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस इन द absence ऑफ फ्रिक्शन। जितना अगर जब घर्षण नहीं है तो बिना घर्षण वाले में 2 गुना टाइम लेती है घर्षण वाले की तुलना में, घर्षण वाले भाग की तुलना में। तो कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज। तो बॉडी और इंक्लाइंड प्लेन यानी ढलान कोण और वस्तु के बीच जो है कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यानी घर्षण गुणांक है हमको बताना है। तो देखिए जैसे फिगर बना है उसी हिसाब से हम सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो ये कोण थीटा है, इस पर कोई वस्तु फिसल रही है तो इसका mg पृथ्वी से 90 डिग्री के कोण पे काम करेगा। प्रतिक्रिया बल n ऊपर की ओर इस सतह के 90 डिग्री पे काम करेगा। घर्षण बल पीछे की ओर काम करेगा और जो बल इसको नीचे की ओर ले जा रहा है वो आगे की ओर काम करेगा। तो ये कोण 45 डिग्री है तो ये कोण भी 45 डिग्री होगा। पास में कास तो mg कास थीटा हो जाएगा, सामने साइन तो ये mg साइन थीटा हो जाएगा, ये n हो जाएगा। इन्हीं सबको बैलेंस कर लेना। तो देखिए द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैव बीन शोन इन द फिगर। जितने भी बल वस्तु पे लग रहे हैं उनको हमने फिगर में दर्शा दिया है। द फोर्स ऑन द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन इज। अब कह रहा है कि फ्रिक्शन के प्रभाव में ये वस्तु पर बल जब लगाया जाता है तो नीचे की ओर फिसलना शुरू कर देती है। नीचे की ओर फिसलेगी तो क्या होगा, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल टू क्या होगा यमे, जैसा हमने पढ़ा है पीछे कि ज़्यादा वाले बल में कम वाले बल को घटा देंगे और यमे के बराबर कर देंगे। या यूँ कहें कि इधर की ओर यमे, इधर की ओर बल लग रहा है तो त्वरण भी इधर होगा, तो बल और त्वरण जुड़ जाएंगे यानी F प्लस यमे इक्वल टू स्मॉल f हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए F कितना हो जाएगा, F इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस F ये वाला, यानी mg साइन थीटा माइनस स्मॉल f को म्यूएन भी लिखते हैं तो म्यूएन इक्वल टू यमे हो जाएगा। अब यमे हम सब जगह कट जाएगा तो हो जाएगा a इक्वल टू इधर वाला g साइन थीटा माइनस म्यू जी कास थीटा, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कास थीटा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम n बराबर mg कास थीटा रखेंगे तो
म्यू जी cos थीटा होगा और m से m कट जाएगा तो म्यू जी cos थीटा केवल बचेगा। तो सिंस ब्लॉक इज एट रेस्ट दस इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। अब क्या है कि वस्तु विराम अवस्था से नीचे की ओर ढलान में चलना शुरू करती है तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक वेग उसका 0 होगा। तो टाइम टेकन टू स्लाइड डाउन द प्लेन, तो समय कितना लगेगा नीचे आने में, तो उसको देख लेते हैं। तो नीचे आने में समय तो h बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा। चूँकि u बराबर 0 है तो h बराबर हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तो t बराबर ये 2 इधर चला जाएगा, 2h/a हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। t का स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, h की जगह यहाँ पर s लिख दिया है। तो t1 बराबर अंडर रूट 2s/a बराबर अंडर रूट 2s और a की वैल्यू ये है g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। अब यही ध्यान देना है कि a की जगह हमको रखना क्या है। तो यह a है जो इधर की ओर त्वरण काम करेगा तो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा होगा जैसा हमने इससे निकाला है। तो रखनी वही चीज़ें हैं, a ही रखना है, लेकिन a का कितना भाग रखा जाएगा वो यहाँ पर निकल के आ गया। तो बस इतना ही अगर बात हम लोग सीख लें तो सारी बातें आसान हो जाएंगी। अब इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन टाइम टेकन विल बी, अब जब जो है घर्षण नहीं है तो कितना समय लगेगा, तो टी टी इक्वल टू अंडर रूट 2s g sin थीटा, क्योंकि जब घर्षण नहीं होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा पीछे वाला, तो ये घटाने वाला काम ही नहीं रहेगा क्योंकि घर्षण 0 होगा। तो ये म्यूजिक ये बराबर म्यू एन 0 हो गया, यानी म्यू एम जी cos थीटा 0 हो गया। तो ये इतना म्यू जी cos थीटा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा तो केवल g sin थीटा बचेगा। तो टी टू इक्वल टू अंडर रूट 2s/g sin थीटा। अब हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि जब घर्षण है तो उस समय 2 गुना समय लगता है बिना घर्षण वाले में। यहाँ पर समझिएगा, घर्षण वाले में फिसलने में 2 गुना समय लगता है बिना घर्षण वाले में। तो बिना घर्षण वाला T2 है, घर्षण वाला T1 है, तो T1 2 गुना लगता है बिना घर्षण वाले से। तो T2 में अगर 2 का गुणा कर दें तब ये बराबर हो पाएगा। तो T2 में 2 का गुणा कर दिया तब इसके बराबर हो पाएगा T1 के, क्योंकि T1 2 गुना है T2 से। तो बराबर करने के लिए T2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये गलती हो जाती है, देखिए यहाँ पर 2 का लोग गुणा कर देते हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो अब ये हो जाएगा हमारा, जब इसका ये रूट हटाएंगे तो T1 स्क्वायर बराबर 4T2 स्क्वायर हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए 2s/g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, g कॉमन ले लिए यहाँ, बराबर 2s इंटू 4/g sin थीटा हो जाएगा। 2s इंटू 4, ये वाला 4, T2 की वैल्यू रखना है, 4 तो है ही। तो ये हमको सॉल्व करने पे आ गया, 2s से 2s कट जाएगा तो 4 का इधर गुणा हो जाएगा। तो 4 का इसमें गुणा होगा तो 4g sin थीटा माइनस 4 म्यू cos थीटा, g से g कट जाएगा तो 4 sin थीटा माइनस 4 म्यू cos थीटा, और ये इधर sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा इधर आ गया। और म्यू इक्वल टू 3/4 tan थीटा। अब ये देखिए sin थीटा इधर ले आएंगे तो ये माइनस में जाएगा तो -3 sin थीटा होगा माइनस 4 म्यू cos थीटा। तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो 3 sin थीटा इक्वल टू 4 म्यू cos थीटा, यानी म्यू इक्वल टू 3/4 sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/4 tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 0.75। tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो 45 रख देंगे, tan 45 का मान 1 होता है, तो 3/4 की वैल्यू 0.75 हो जाएगी। तो ये हमारा म्यू की वैल्यू इतना आ जाएगी 0.75, यही हमसे पूछ रहा है। तो 47 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सर्कुलर मोशन शुरू हो गया क्वेश्चन नंबर 48 से।
सर्कुलर मोशन हम लोग अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।